हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रमजीत सिंह, योर एसएसटी टीचर फ्रॉम शिक्षा भारती। हम कर रहे थे कृषि, और कृषि में कल हमने किया था कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में भारतीय कृषि का क्या योगदान है। उसमें हमने किया था कि 63% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और जीडीपी में 4% योगदान कृषि का है। सरकार के क्या क्या प्रयास हैं वो हमने किया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु प्रजनन केंद्र, बागवानी विकास और मौसम विज्ञान के लिए काम करना, ये सरकार के प्रयास रहे हैं। आज हम आगे करते हैं भाई किसानों के खिलाफ नीतियां, यानी कि कल जैसा हमने किया था कि सरकार के प्रयास रहे हैं कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए। सरकार ने यूनिवर्सिटी खोली हैं, पशु अस्पताल खोले हैं गांव-गांव में, तो सर कुछ नीतियां किसानों के खिलाफ भी गई हैं सरकार की। तो आज हम वो नीतियां करेंगे कि कौन सी नीतियां जो है किसानों के खिलाफ गई हैं। तो सबसे पहली जो है सिंचाई, ऊर्जा, ग्रामीण सड़कों, मंडियों और यंत्रीकरण में सार्वजनिक पूंजी निवेश को कम करना। इसका मतलब क्या है भाई, जो सिंचाई व्यवस्था है, चाहे वो किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने हैं या नहरों की सफाई करवानी है या नई कोई नहर रजवाहा निकालना है, ऊर्जा जैसे भाई खेतों में बिजली देनी है, ग्रामीण सड़कें जो गांव की सड़कें होती हैं, मंडियां, यंत्रीकरण और जो साधन हैं, भाई किसी किसान ने ट्रैक्टर खरीदना है या किसी किसान ने और कोई कृषि के लिए यंत्र खरीदना है, तो उसमें सार्वजनिक पूंजी निवेश को कम कर दिया है सरकार ने। इसमें सरकार का सार्वजनिक पूंजी निवेश होता था, कैसे होता था भाई, ये सारे साधन किसान के लिए, चाहे सिंचाई की व्यवस्था करना, चाहे बिजली की, चाहे ग्रामीण सड़कों की और यंत्र की किसी की, उसमें सरकार सब्सिडी देती थी या सरकार हेल्प करती थी। अब वो हेल्प या सब्सिडी सरकार ने कम कर दी है, तो ये नीति जो है सरकार की किसानों के खिलाफ गई है। ठीक है। और इसमें जो अपना मंडी बोर्ड है एपीएमसी, जो अभी फिर वही बात, जब तक कृषि का लेसन चलेगा 3 कृषि कानूनों की बार बार चलती रहेगी। ये जो गांव की सड़कें एपीएमसी एक्ट के तहत जो मंडी टैक्स है ना, वो टैक्स गांव के इन कामों के लिए लगता था। वो पैसा सरकार नहीं लेके जाती थी, वो पैसा वहीं उन आसपास के गांव के विकास के लिए, उनकी ग्रामीण सड़कों के लिए, मंडियों के उद्धार के लिए और छोटे मोटे कामों के लिए जो इस पॉइंट में आए हैं उनके लिए लगता था। तो मंडियां बंद हो जाएंगी, वो मंडी टैक्स खत्म हो जाएगा, तो ये फिर जो और भी दिक्कत होगी इन कामों में। सेकंड पॉइंट है उर्वरकों पर सब्सिडी कम करना। उर्वरकों का मतलब जो रासायनिक उर्वरक हैं, उर्वरक यानी खाद। तो वैसे तो हमारे गोबर की खाद पहले हम डालते थे, उस पर तो कोई था ही नहीं खरीदने वाली बात, लेकिन रासायनिक उर्वरक जो हम खरीदते हैं उनकी सब्सिडी लगातार सरकार कम करती जा रही है। ठीक है ना। तो ये भी सरकार किसानों के खिलाफ नीति गई है। थर्ड है कृषि उत्पाद पर आयात कर घटाना। कृषि का जो उत्पादन है उसके जो आयात पर कर होता था, अब समझना इसको भाई, जो भी कृषि का जैसे गेहूं है या चावल है, कोई बाहर से आता है तो उस पर टैक्स होता था ज्यादा, ताकि बाहर वाला व्यापारी आके यहां मुनाफा ना कमा पाए, और वो मुनाफा कमाएगा तो हमारे किसानों को नुकसान होगा। तो इसलिए वो आयात कर ज्यादा था, यानी बाहर से जो सामान आता है उस पर वो आयात कर कम कर दिया। यानी कहने का मतलब है
जैसे हमारे जो हैं शुगर मिल क्यों फेल हुए हैं, चीनी बाहर से आती है, पाकिस्तान से आती है। वैसे तो हम रोज बॉर्डर पर झगड़ते रहते हैं, ये भी राजनीति है, वही बात आ जाती है घूम फिर के। चुनाव के टाइम पर हम पाकिस्तान को गाली देते हैं, पाकिस्तान हमें गाली देता है, बोला बॉर्डर पे 4 फौजी मर गए, 3 उग्रवादी मार दिए। लेकिन चीनी पाकिस्तान से आती है, उस पर आयात कर कम कर रखा है। अपने किसानों को यहाँ गन्ने के रेट टाइम पे नहीं मिलते, इसलिए उन्होंने गन्ना बोना बंद कर दिया। तो इस तरह की नीतियां किसानों के खिलाफ गई हैं। एक चीज और है, हमारे किसानों ने तो गन्ना बोना बंद कर दिया, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा हुआ था 19वीं शताब्दी में। ये भी हमारे एक लेसन हिस्ट्री के जो ग्लोबलाइजेशन वाला लेसन है उसमें आएगा, 3rd और 4th लेसन है। उसमें क्या था कि ऐसे ही इंग्लैंड की सरकार ने मक्का के आयात पर से प्रतिबंध हटा लिया था। आज तो प्रतिबंध है ही नहीं, आज तो टैक्स की बात है, टैक्स का कम करना है। तो वहां किसानों ने बड़ा आंदोलन करके दोबारा से वो प्रतिबंध लगवा दिया था। तो ये चीजें हैं। तो ये जो कुछ नीतियां हैं सरकार की जो किसानों के खिलाफ गई, उसमें सिंचाई, ऊर्जा, ग्रामीण सड़कों, मंडियों और यंत्रीकरण में सार्वजनिक पूंजी निवेश को कम करना, उर्वरकों पर सब्सिडी कम करना और कृषि उत्पाद पर आयात कर घटाना। ठीक है, एक तो आज का पॉइंट था ये। दूसरा आज का पॉइंट है खाद्य सुरक्षा। भाई प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम पोषण स्तर वाला भोजन प्राप्त हो, उसको हम खाद्य सुरक्षा बोलते हैं। यानी प्रत्येक नागरिक के पास खाद्य सुरक्षा उपलब्ध है, भोजन है 2 टाइम का, यह मतलब खाद्य सुरक्षा का। देखो अब इस लाइन को समझना, प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम पोषण स्तर वाला भोजन। अब ये न्यूनतम पोषण स्तर क्या है? न्यूनतम पोषण स्तर ये है कि मेडिकल साइंस ये मानता है कि हमारे शरीर को डेली भोजन में मिनिमम कैलोरी की आवश्यकता है। वो कैलोरी उसने निश्चित की है। भोजन से हमें जो विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, आयरन, कैल्शियम जो कुछ भी मिलता है, हमारे शरीर के जो पोषक तत्व हैं, उनको नापने की इकाई है कैलोरी। ठीक है, और उसको तय किया है सरकार ने कहो या मेडिकल साइंस ने कहो कि एक जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है, गांव में रहने वाला लगा लो या ये कह लो जो शारीरिक मेहनत करता है, गांव में ये शारीरिक मेहनत का काम ज्यादा होता है खेतों में किसानों के लिए, इसलिए गांव वाला और शहर वाला कह लो, या जो शारीरिक मेहनत का काम करता है वो, और जो शारीरिक मेहनत का काम नहीं करता वो कह लो, दोनों के लिए अलग अलग कैलोरी तय की गई है। तो जो गांव का व्यक्ति है उसके भोजन में 2400 कैलोरी प्रतिदिन, और जो शहर का व्यक्ति है उसके भोजन में 2000 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता है। वो भोजन जो है न्यूनतम पोषण स्तर वाला भोजन कहलाता है। अब इसमें भी आपको मैं बात बताऊं तो उसमें आएगा क्या क्या, ये आप किसी डॉक्टर के पास चार्ट या नेट पे आपको चार्ट मिल जाएगा, या बायोलॉजी में कोई चार्ट मिल जाएगा कि भाई किस भोजन में कितनी कैलोरी होती है। गेहूं की एक रोटी में कितनी कैलोरी होती है, एक रोटी में मेरे ख्याल से 50 कैलोरी होती होगी। और ऐसे ही हम मान लो चावल खाते हैं तो उसमें 50, ऐसा कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं बता सकता हूं कि एक जो भोजन है दिन का, उसमें रोटी भी है, सब्जी भी है, सलाद भी है, शाम को दूध भी है, सुबह दही भी है, तब ये 2400 कैलोरी पूरी होती है। और यदि इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से आधा देश खाद्य सुरक्षा की पहुंच से दूर है, क्योंकि ये सारी चीजें आधे देश को नहीं मिल रही। शहरों में दूध 60-70 रुपए किलो हो गया, घी 700-800 किलो हो गया, बालक बड़का की रोटी चौपड़ी जहाँ वास्तव में देखा जाता हूँ आदि उस पर। तो खाद्य सुरक्षा से
तो ये है खाद्य सुरक्षा कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम पोषण स्तर वाला भोजन उपलब्ध हो। इसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? इसके लिए सरकार ने 2 योजनाएं चलाई हैं, या ये कहो इसके लिए जो सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की घोषणा की है, एक योजना चला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली। इसके 2 घटक हैं। तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली के तहत कैसे काम होता है? सबसे पहला तो बफर स्टॉक बनाए गए हैं। FCI है एक, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार की एजेंसी, वो जो है खाद्यान्नों का भंडारण करती है। यानी जितने आप गोदाम देखते हो मंडियों के आसपास, जो सरकार की एजेंसियां हैं, फसल खरीदती है किसान से फसल के टाइम पर, और उनका जो गोदामों में भंडारण किया जाता है वो FCI के तहत होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत सरकार जो गेहूं खरीदती है, आपको देखा ना MSP पे सरकार अनाज खरीदती है, उसका क्या करती है? उसका भंडारण कर लेती है। उसका फिर भंडारण करके क्या किया जाता है? दूसरी इसका जो घटक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पहला घटक तो FCI तो भंडारण कर लेता है, और दूसरा घटक सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये क्या करती है? ये BPL परिवारों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराती है। जो कोटे में आप देखते हो गेहूं आता है, चावल आता है कम कीमत पर, तो वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ये एजेंसियां उपलब्ध करवाती है BPL परिवारों को। अब ये BPL परिवार का आंकड़ा देखिए जरा। ऊपर हमने देखा था पोषण सुरक्षा का आंकड़ा, तो यदि उस आंकड़े को देखें तो आधा देश के पास खाद्य सुरक्षा नहीं है। और अब ये BPL का आंकड़ा, यदि BPL का आंकड़ा देखें, BPL का भी सीधा सा मतलब वही है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से कम है, यानी जो उस खाद्य सुरक्षा से वंचित है, जो वो 2 टाइम का सही भोजन नहीं अपने परिवार को करा पा रहा है, वो BPL है। लेकिन अब सरकार ने इसकी जो है सीमा क्या तय की है वो जरा देखना। इसकी सीमा तय की है सरकार ने, एक परिवार की 450 रुपए मंथली इनकम से कम जिसकी है वो BPL है। एक परिवार का 450 रुपए में महीने में काम चलता है। तो यदि इसको देखें तो मेरे ख्याल से हरियाणा में कोई BPL नहीं है, लेकिन देखोगे तो BPL के कार्ड की लाइन लगी पड़ी है ना। दूसरा इसका जो BPL को तय करने का क्या क्राइटेरिया था? एक बार इंदिरा गांधी ने 100 गज के प्लाट दिए थे, वो BPL को दिए थे, और उसमें जो उसने क्राइटेरिया BPL का दिखाया था, भाई परिवार में कोई 10वीं पास ना हो, 100 गज का प्लाट ना हो, कोई जमीन ना हो, वो BPL है। और उसने 100 गज के प्लाट दिए थे इंदिरा गांधी ने। तो जब 100 गज के प्लाट BPL को मिल गए, और BPL का क्राइटेरिया ये है कि कम से कम 100 गज का भी प्लाट ना हो, वो BPL है। तो इसका मतलब 100 गज के प्लाट मिल गए, कोई BPL नहीं रहा। लेकिन पिछली सरकार में हुड्डा ने फिर 100 गज के प्लाट दिए, यही क्राइटेरिया फिर था। तो इसका मतलब पहली बार ही नहीं रहने चाहिए थे, हुड्डा को तो मिलने ही नहीं चाहिए थे BPL। चलो फिर भी मिल गए होंगे थोड़े बहुत, गरीब तो होने नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी लाइन लग रही। तो चलो ज्यादा बातें नहीं, ये सब राजनीति होती हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली और बफर स्टॉक, ये 2 घटक हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की। बफर स्टॉक के तहत तो FCI जो है खाद्यान्नों में भंडारण करती है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उनको BPL परिवारों को कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है, ताकि उनको खाद्य सुरक्षा के तहत न्यूनतम पोषण स्तर वाला भोजन उपलब्ध करवाया जा सके। तो ये आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। 2 छोटे छोटे बचते हैं, कल इसको चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।